अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सना कहवान खबर और तज्जिया प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आइनी तरामीम के हवाले से। JUI का जो क्लियर मौक़िफ़ है फ़िलहाल वो हमारे सामने आ चुका, जिसमें उन्होंने कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे शख्स को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इस पर भी बात होगी और इसके साथ ही साथ बात ये होगी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी आइनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू की गई और PTI वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज एहतजाज भी हुआ है। मुजम्मिल साहब, देर आए दुरुस्त आए, JUI फे की तरफ से एक क्लियर मौक़िफ़ तो हमारे सामने आ चुका, अब किसी किस्म का कोई शक नहीं रह चुका। नहीं, PTI और JUI के दरमियान अभी भी एक नुक्ते पर इख्तलाफ है। क्या? मतलब काजी फ़ाइज़ ईसा की हद तक तो दोनों मुत्तफ़िक हैं कि उनकी तौसीह नहीं होनी चाहिए, आप कह सकती हैं, लेकिन आइनी अदालत पर JUI का मौक़िफ़ ये है कि आइनी अदालत बन सकती है और PTI आइनी अदालत बनने के ख़िलाफ़ है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि ये ठीक है कि JUI ने आज कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के हद तक वो कोई तरमीम को सपोर्ट नहीं कर सकते और काजी फ़ाइज़ ईसा को अपना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न उन्होंने बताया है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत ने बिलावल ने दोबारा मिला ही नहीं, हमसे बात ही नहीं की, हम मिलना चाहते थे और कोई मुश्तरका उसके ऊपर भी बात करना चाहते। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि मैं पहले दिन से मेरा ये ख्याल है कि 2 तरमीम होंगी। शराइत मौलाना साहब की ही होंगी। एक में मौलाना साथ होंगे, एक में मौलाना साथ नहीं होंगे। ये कैसी तरमीम? मतलब 2 तरमीम के अब एक 26वीं आइनी तरमीम होगी, एक 27वीं आइनी तरमीम आ जाएगी 2 दिन बाद। एक 26वीं आइनी तरमीम अगर पीर को पास होगी तो 27वीं आइनी तरमीम बुध को पास हो जाएगी। आइनी तरमीम में भी अभी कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशंस नहीं है बहुत सारी चीजों अभी मुसव्वदे पे कंफ्यूजन मेरे ख्याल में, क्योंकि आज भी जब वकला का एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर था तो उसमें मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का हो सकता है एक आइनी तरमीम की एक शिकिए भी उसमें ऐड करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं से वकला ने इस पर भी बात करते हैं कितने वकला आज थे और क्या था। लेकिन देखें, एक तो ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत आइनी तरमीम करने में अभी भी दिलचस्पी रखती है। पहली बात 100%। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत भी दिलचस्पी रखती है, एस्टेब्लिशमेंट भी दिलचस्पी रखती है, पीपल्स पार्टी को तो टारगेट दे दिया गया और ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दोबारा कौमी असम्बली सेनेट के इजलास बुलाए जा रहे हैं और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आइनी तरमीम दोबारा पेश की जाएगी, पेश करने की कोशिश की जाएगी। अब पहले कोशिश की गई तो मौलाना नहीं माने और नंबर पूरे नहीं थे। अब अगर 4 या 5 या 6 अक्टूबर की बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं 6 अक्टूबर को पेश होगी, कुछ कह रहे हैं 4 अक्टूबर को पेश होगी, लेकिन हम डेट पर अभी नहीं जाते कि किस डेट को। अक्टूबर फर्स्ट वीक की सब बात कर रहे हैं कि आइनी तरमीम का जो अब मसवदा है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में, क्योंकि 30 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर ने वापस आना है, यकम को वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे वापस, तो 2-3 दिन में बहुत सियासी हलचल होगी और उसके बाद वो कह रहे हैं कौमी असम्बली वगैरह के इजलास बुला लिए जाएंगे। तो अब JUIF पोजीशनिंग कर रही है उससे पहले, मतलब वो पोजीशनिंग ये है कि वो आज तो उन्होंने कहा कि हम के गवर्नरी में इंटरेस्टेड नहीं है, हम एक तरफ गवर्नरशिप हो और एक तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा हो तो हम गवर्नरी छोड़ देंगे, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि जब आइनी अदालत बननी होगी तो हो सकता है मौलाना सपोर्ट कर दें, जब उम्र वाला मामला होगा तो उस तरमीम में हो सकता है मौलाना ऑन बोर्ड ना हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, 63A की भी 30 सितंबर को हेयरिंग है। अगर 63A का फैसला 30 या यकम को मुअत्तल हो जाता है और 63A का जो अदालती फैसला है उसकी 30 सितंबर को जो हेयरिंग है उसके नतीजे में 30 यकम या 2 को वो फैसला मुअत्तल हो जाता है, तो फिर नंबर गेम क्या हो जाएगी? वो भी तो बेंच बन गया 30 सितंबर के लिए, जिसकी सबसे ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं। शेख वकास साहब ने भी इस हवाले से जो कहा, ज्वाइंट मुसवदा नहीं है JUI और PTI का कोई भी। अच्छा, वो सुनवा दें, पहले सुनवा दें। देयर इज नो जॉइंट मुसवदा, जिसकी कल खबरें चल रही थी सोशल मीडिया में, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डिस्कशन जो कामरान मुर्तजा साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब के दरमियान होगी, दे विल बी डिस्कसिंग ऑप्शंस बट नो जॉइंट न्यू एजेंडा और मुसवदा, नथिंग। ज्वाइंट मुसवदा फिलहाल नहीं है। मतलब ये बात वो कह रहे हैं कि JUI और हमारा कोई जॉइंट मुसवदा नहीं हो। इसका मतलब है कि PTI जो है किसी भी सतह पर
JUI के साथ भी कोई मुसवदे पर एग्री होने के लिए तैयार नहीं है। वो जो मौलाना कह रहे थे ना कि एक वसी तर इतफाक़ राय पैदा किया जाए और सब सियासी जमातें मुत्तफ़िक होकर कौमी इतफाक़ राय से तरमीम की जाएँ, तो शेख वक़ार साहब उस सारे आइडिया को रेडिक्यूल कर रहे थे और कह रहे थे कि उसका कोई इम्कान नहीं है। इसका मतलब जो आइनी तरमीम होनी है उसमें PTI ऑन बोर्ड नहीं होगी। आप कुछ भी कर लें, आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर लें, आप जजों की उम्र में तोसी ना करें, आप कुछ भी कर लें, वो एक चीज़ पर भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा अब जो तरमीम होनी है उसमें अगर PTI नहीं है तो JUI है या नहीं है, ये ज़्यादा अहम बात नहीं है, क्योंकि मौलाना का तो होता है ना कि मैं उन्हें भी ले आऊँगा और वो जो कमेटी बनी है। तो इसलिए JUI के हवाले से कन्फ्यूजन, वो रोज़ पोजिशनिंग चेंज कर रहे हैं, लेकिन तवातर से कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। मुलाकातें अब सिर्फ PTI से कर रहे हैं। आज की उनकी गुफ्तगू में भी गिला है कि पीपल के बिलावल ने यकदम राब्ता छोड़ दिया है। गिला उनको अब ये है कि बिलावल हमसे राब्ते में आए, लेकिन उसके बाद बिलावल ने मौलाना के साथ राब्ता छोड़ दिया। मेरा ख्याल है जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने गुफ्तगू की ना नेगेटिव बिलावल के बारे में, हाँ जी, उसकी वजह से उसके बाद बिलावल ने JUI से राब्ता करना बंद कर दिया और कोई भी JUI से बात करने के लिए अब तैयार नहीं है। आप देखें ना, मौलाना साहब को इसकी भी टेंशन है क्या कि हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद अगर हुकूमत, मौलाना की बाइंग पावर क्या थी कि दोनों बात कर रहे हैं। अगर एक ने बात करनी बंद कर दी तो बाइंग पावर ही खत्म हो गई। हाँ जी, देखिए ना, बाइंग पावर तो ये थी कि मुझसे दोनों बात कर रहे हैं ना, मेरी बड़े इधर हुकूमत का वफद आता है, इधर ऑपोजिशन का आता है। तो जब हुकूमत का वफद नहीं आ रहा तो मौलाना के पास बेचने के लिए क्या है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आईनी तरमीम आ रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो -JUI आ रही है। और वो कह रहे हैं कि हम समझ रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत से मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन आईनी अदालत के लिए फैसला तब होगा जब हमें ड्राफ्ट मिलेगा और इस पर हम तब गौर भी करेंगे और राय भी देंगे। इसका मतलब है कोई उन्हें ड्राफ्ट देने के लिए भी तैयार नहीं। उनके पास खुद मौजूद है? नहीं, गवर्नमेंट के पास तो ड्राफ्ट मौजूद है ना। जब आप एतराज कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाने देंगे, आईनी अदालत नहीं बनने देंगे, तो सी नहीं होने देंगे, ये ड्राफ्ट कहीं है तो इस पर आप एतराज कर रहे हैं ना। ठीक है ना, ये ड्राफ्ट मौजूद है तो आप इस पर एतराज कर रहे हैं ना। और ये जो ड्राफ्ट है इसको थ्रू कराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट पूरा जोर लगाएगी और मुझे लगता है इसके थ्रू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अब ये खेल जो है ना, ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैदान और स्टेज सेट हो जाएगा इस्लामाबाद। आज़ाद उम्मीदवारों की इस टाइम जंग भी छिड़ चुकी है। जो इलेक्शन कमीशन ने कल रिव्यू पिटीशन डाली है, अगर कि जी आप एक तरफ तो नया कानून बन चुका है और दूसरी तरफ आपका फैसला है, दोनों मुतसादम है। आप हमें बताएं कि हम कानून पर अमल करें या आपके फैसले पर अमल करें जी। अच्छा, कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि कानून पर अमल करना चाहिए जी। और अदालती फैसले जो हैं वो कानून के से ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि वो पिटीशन सुनेगा कौन? अगर तो 8 रुकनी बेंच नहीं सुननी है तो मुझे आपको पता है क्या फैसला होगा। वो तो इलेक्शन कमीशन के तकाजे पूरा करता है। वो इलेक्शन कमीशन को एक जोरदार जनाटेदार थप्पड़ मार के कहेंगे अभी तक अमल नहीं किया और खत लिख रहे हैं। अच्छा, आप हमें फिर पिटीशन लेके आ रहे हैं। छोटे बच्चे हैं जो आपको समझ ही नहीं आता कि आपको इंस्ट्रक्शंस क्या मिल रही हैं। और अगर उसके लिए फुल कोर्ट बनता है और उस फुल कोर्ट में नए जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, मजहर आलम, सरदार तारिक और जो मुसरत हलाली उस वक्त नहीं थी वो भी आ जाती हैं और ये कुछ 17-18 रुकनी बेंच बनता है इस बात को तय करने के लिए कि कानून चलेगा या अदालती फैसला। तो फिर मुझे लगता है ये फैसला हो जाएगा कि कानून चलेगा। अच्छा, जंग तो पीक पर है। अच्छा, लेकिन मुझे ये अगर वो फुल कोर्ट बनता है और ये 8 रुकनी बेंच के बाद ये मामला नहीं जाता, क्योंकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत नई कमेटी बन चुकी है, मुनीब अख्तर साहब आउट हो चुके हैं, अब उनकी मर्जी का बेंच नहीं बन सकता। अब नया फुल कोर्ट बनाने के लिए काई साहब को कोई रुकावट नहीं है, काई साहब नया फुल कोर्ट बना सकते हैं। देखें ना, ये जो 63A वाला फैसला है, मुनीब अख्तर साहब इस बात के सख्त खिलाफ थे कि जो एडहॉक जजेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में इनको रूटीन केसेस दिए जाएं, इनको सिर्फ अपील के केसेस दिए जाएं। लेकिन अब आपने मजहर आलम साहब को डाल दिया ना 63A में, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुनीब साहब वाला फार्मूला नहीं चला ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो 63A का फैसला अगर 30 या यकम को मुअत्तल हो जाता है फिर तो गेम बदल जाती है, फिर तो सूरत हाल ही बदल जाएगी। और अगर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन है उस पर फुल कोर्ट बन जाता है और वो फुल कोर्ट जो है वो ये डिसाइड कर देता है कि जी कानून चलना है या
फैसला चलना है और ये भी 4 या 5 अक्टूबर से पहले तय हो जाता है जी, फिर क्या होगा? अगर देखिए लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि 63A के तहत हुकूमत बंदे तोड़कर तरमीम पास करेगी, एक यही राय है, कोशिशें उसके लिए की भी गई और मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत के अपनी 2/3 पूरी हो जाएगी अगर हुकूमत मखसूस नशिस्तें हासिल कर लेती है। तो हुकूमत की ज्यादा कोशिश क्या होगी? अगर इलेक्शन कमीशन की वो पिटीशन पर 2 दिन 3 दिन सुनवाई हो और वो एक पिटीशन है, एक कानूनी नुक्ता है कि क्या कानून ने चलना है या अदालती फैसला चलना है, और उसमें ये तय हो जाता है कि कानून ने चलना है, तो इलेक्शन कमीशन शाम को सुबह फैसला और शाम को हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें दे दे तो अगले दिन तरमीम हो जाएगी, 2/3 पूरी हो जाएगी। उसमें रुकावट कौन सी है? आईनी तरमीम के रास्ते में आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ी रुकावट ऑपोजिशन है, वकला तहरीक है? नहीं, मेरे ख्याल में आईनी तरमीम की जो गेम है ना वो मखसूस नशिस्तों पर है, ऑपोजिशन के पास नहीं है। अगर मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं तो आईनी तरमीम तो प्लेट में पड़ी है, अगर मिलती हैं, जिसके लिए रास्ता बन रहा है और कोशिशें कानून सर बनाया की जा रही हैं। अब अगर फुल कोर्ट बन जाता है, जो इलेक्शन कमीशन की नई पिटीशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट के 17 जज बैठ जाते हैं और वहां ये तय हो जाता है कि कानून चलेगा, फैसला नहीं चलेगा, कानून को बरतरी हासिल है, तो फिर उसके बाद तो हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएंगी। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि तरमीम सिर्फ 63A पर डिपेंडेंट है, मैं ये बात नहीं मानता। जिनका ख्याल है कि तरमीम सिर्फ JUIF पर डिपेंडेंट है, मैं ये बात भी नहीं मानता। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट एक 3 prong स्ट्रेटजी पे चल रही है, 3-4 महाजों से आगे बढ़ रही है। 63A भी उसके साथ उसको उम्मीद है, उसको JUIF को भी उम्मीद है और उसको मखसूस नशिस्तों की भी उम्मीद है। जहां कामयाबी मिली, गवर्नमेंट को इस आईनी तरमीम के हवाले से पहले भी बहुत उम्मीदें थी कि नंबर गेम हम पूरी कर लेंगे, पूरी है, इसीलिए रातों रात जो आईनी तरमीम को बिल्कुल इस रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही थी, जिसके लिए पकड़ धकड़ भी थी और हमने देखा कि क्या कुछ हुआ पार्लियामेंट में, तो छोड़ दिए ना सारे, हमने देखा कि क्या हुआ और फैसला लेकिन उस हवाले से नहीं हो सका जो एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। उन्होंने आईनी तरमीम के हक में तो आपको नहीं लगता ये हुकूमत अभी भी उसी तरीके से सोच रही है? नहीं कि हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसके बरक्स है सूरत हाल। जिनको पकड़ा उन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट डालना था, नहीं डालना था। नहीं, इसके अलावा जो पकड़े थे, पकड़ने का इसके अलावा जो पकड़े थे, जिनके बयान वीडियो बयान जारी हुए थे कि हमें कहीं गायब किया गया था, वो अब भी वही है। वो कानून का इंतजार कर रहे हैं, वो अब भी वही है। मतलब जैसे आज एक खबर आई है आदिल बाज़ई, PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार आदिल बाज़ई के हवाले से, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि उनकी इस शमूलियत पर भी तनाज़ा खड़ा हो चुका है। नहीं, उन्होंने पहले भी की थी ना। हाँ जी, पहले भी की थी और फिर उसके बाद वापस चले गए थे, फिर वापस आ गए, फिर चले गए। मतलब वो फेंस सिटर है। मैं ये कह रहा हूँ ये मैनेज नहीं हो पा रहे आदिल बाज़ई साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि वो फेंस सिटर है, वो जौन सी साइड का पलड़ा भारी देखेंगे उधर चले जाएंगे। और ये पलड़ा किस किस्म का भारी? वोटों का पलड़ा भारी या नोटों का पलड़ा भारी? नहीं, वो ताकत का पलड़ा भारी। नोट सब कुछ नहीं है, ताकत तो अभी एक तरफ है और ऑपोजिशन दूसरी तरफ। पाकिस्तान की तो अभी यही सियासत कह रही है कि ताकत एक तरफ है और ऑपोजिशन दूसरी तरफ। तो अगर ऑपोजिशन के पास ताकत हो तो ऑपोजिशन, इसीलिए आजाद उम्मीदवार भी मैनेज नहीं हो रहे। पहले हो जाया करते थे, अब सूरत हाल और है। नहीं, अब भी आप शेख वकास साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, फिर उस पर तबसरा। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे MNAs जो हैं वो महफूज हैं, हमारे MNAs के नंबर भी पूरे हैं और जो हमारे हैं वो हमारे हैं। वो अब हमने पिछले 6 महीने यही डिस्कशन किया केड़ा आज़ाद है तो केड़ी पार्टी है, जेड़े साढ़े ने सारे सेफ ने इंशाल्लाह ताला, और हम हमारे बगैर कोई कहीं भी चला जाए ये नहीं हो सकता। तो हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। आगे अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। जो हमारे हैं ना वो हमारे ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। देखें ये ना, मैं आपको एक बात बताऊं, फिलहाल तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये जब अदम एतमाद आ रही थी ना तब भी यही कह रहे थे, फिर वो 20 लोग टूटे हुए थे, अब भी इनके लोग टूटे हुए थे। अगर उस रात मौलाना आ जाते तो मौलाना के आने से वोट पूरे नहीं होंगे। देखिए मौलाना के पास 8 MNA जी, और आज अगर बाज़ई को डाल लें तो अभी समीना की, अभी तो उस दिन के बाद से 4 सीटें और मिल गई हैं ना जी। उस दिन तो अभी सीटें कम थी, मौलाना के आने के बाद भी 5 MNA और चाहिए थे, तो वो 5 तो शेख साहब की पार्टी से ही आने थे ना। हाँ जी, और वो रातों रात मैनेज भी हो चुके थे, कोई बैरून मुल्क से आ गया था, कोई कुछ आ गया था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि
उस रात अगर मौलाना आ जाते तो तरमीम हो जानी थी। अब मैं कह रहा हूँ कि बगैर मौलाना के भी हो जानी है। अब जो प्लान है उसमें मौलाना नहीं है, उसमें मौलाना टॉपिंग हो गया, आगे ठीक ना आए तो उनके बगैर भी वोट पूरे किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी एक जीत होगी हुकूमत की अगर ऐसा होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हुकूमत के ऊपर प्रेशर होगा और एक तलवार लटक रही होगी। अगर ये भी याद हुकूमत ये रखना चाहिए तरमीम ना करवा को। सकी तो फिर ये हुकूमत जो है बहुत कमज़ोर हो जाएगी, ज़्यादा देर चल नहीं सकेगी। यस, इसकी बका इस तरमीम में है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो तरमीम हम अगर शो कर रहे हुए तो फिर नेक्स्ट अक्टूबर फर्स्ट वीक में यकीनन ये स्टेज सेट हो गया होगा जी, और हम इस पर ज़रूर बात कर रहे होंगे। और इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका होगा, ड्राफ्ट तैयार हैं और उसकी कॉपीज जो है वो सिमिलर होंगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी सियासी जमात के पास कोई और जो ईवान में पेश किया जाएगा ना वही असल ड्राफ्ट होगा, फुल प्रूफ। जो ईवान में पेश किया जाएगा वही असल ड्राफ्ट होगा। ब्लफ ड्राफ्ट बहुत से हैं, क्योंकि मौलाना साहब के मुताबिक ये ब्लफ जो मुसव्वदा है वो सबसे ज्यादा फिलहाल मौलाना जो है ना, था। जब मौलाना ब्लफ कर रहे थे तो उनके साथ भी ब्लफ हुआ। ये ऐसा ना हो कि ब्लफ के जवाब में ब्लफ हुआ। ये ऐसा ना हो कि तमाम सियासतदान के साथ समेत हुकूमत के ऐसा ब्लफ हो जाए कि समझ ना आए। कह रहा हूँ कि जो सियासत है वो सुप्रीम कोर्ट के सर पे नहीं होनी चाहिए। अब आज जो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया है वो क्या है? वैसे तो वहाँ वकील ही नहीं आए, आप मेरी बात समझे, मतलब कम वकील थे ना, कोई पूरे मुल्क से हजारों वकला या लाखों वकला तो वहाँ मौजूद नहीं थे। पूरे इस्लामाबाद पिंडी के भी सारे वकील मौजूद नहीं थे। कुछ कह रहे 200 वकील थे, कुछ कह रहे हैं 1000 वकील काफी थे, तादाद में थे। इनफैक्ट जहां जहां वकील थे पूरे मुल्क में वहां सोशल मीडिया पे हमें आ रही है सामने सोशल मीडिया वीडियोस के एहतजाज हुआ है। आप फुटेजेस देखें, देखिए वो तो पुरानी भी लगा लेते हैं ना वकला तहरीक की सोशल मीडिया पे फुटेजेस। वो आप मेरी बात समझे ना, वो तो मुंबई में जो इंडियन क्रिकेट टीम का एहतजाज था उसको अपना जलसा बना के भी गो काजी गो के नारे तो अभी लगेंगे ना। अच्छा देखिए ना, आप मेरी बात समझे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रही थी वो क्या था? वो कह रही थी मेरे मर्जी का चीफ जस्टिस लाओ। वो कह रहे थे गैंग ऑफ 3 के खिलाफ एहतजाज है। वो कह रहे हैं मेरी मर्जी का चीफ जस्टिस सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ एहतजाज है। वो कह रहे हैं हमारा चीफ जस्टिस लाओ, मेरी मर्जी। अब मुसीबत क्या है? मंसूर अली शाह साहब ने 25 अक्टूबर को आना है, 24 को भी नहीं आ सकते ना। जब काजी फायज ईसा रिटायर होंगे तो मंसूर अली शाह आएंगे ना। वो अपने टाइम से पहले तो नहीं आ रहे ना। काजी साहब के रिटायरमेंट के बाद तो नेक्स्ट नाम उन्हीं का था। आप एक मिनट, आप एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं? उनको आने नहीं दिया जा रहा। मैं क्या 25 को ही आएंगे ना, नोटिफिकेशन नहीं है। मतलब आज 27 सितंबर को मंसूर अली शाह मुल्क के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। नोटिफिकेशन तो आ सकता है, जैसे काजी फायज बन सकते हैं। नहीं, फिर एहतजाज किस बात का? नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा ना। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 24 को जारी हो सकता है, 23 को जारी हो सकता है। कहाँ आइन और कानून में लिखा है कि 1 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी होगा? 3 महीने पहले काजी साहब का तो हुआ था। सर काजी साहब की दफा जो ये था कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हुकूमत ने बनाया हुआ था और उसके ऊपर बंदियाल साहब ने जो है वो किया हुआ था, स्टे दिया हुआ था और एक लड़ाई चल रही थी। आज तो कोई लड़ाई नहीं चल रही। पीटीआई ये कहती है कि वो नवाज शरीफ साहब को श्योरिटी और गारंटीज देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कोई श्योरिटी और गारंटीज उन्होंने नवाज शरीफ को क्या रिलीफ दिया आप बताएं? काजी साहब के आने के बाद ही आए ना नवाज शरीफ साहब। वो तो बरी हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही जा भी रहे। नहीं, वो तो बरी हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। काजी फायज ईसा की अदालत से तो बरी नहीं ना हुए। नैब ने भी उन्हें बरी नहीं, पर वो काजी फायज ईसा के मतहत है नैब। काजी साहब नहीं, काजी साहब ने क्या किया? आप मेरी बात सुनिए। हालात तो जैसे नहीं, काजी साहब ने नवाज शरीफ को कौन सा रिलीफ दिया? कोई रिलीफ नहीं दिया। हाँ, काजी साहब इमरान खान को वो आउट ऑफ द वे रिलीफ नहीं दिया जो साकिब निसार साहब देते थे, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट, वो शायद वो देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है वैसे? जो वो अदालतों से सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट लेकर जलसों में बांटते थे ना, जिसको हम अदालती सहूलतकारी कहते हैं कि ये जजेस का काम नहीं है। तो जब मुल्क का चीफ जस्टिस एक सियासी जमात के सरबराह को सर्टिफिकेट देता है तो वो उसकी इंतखाबी मुहिम चलाता है। तो उसके खिलाफ थे। आज वो सर्टिफिकेट्स नहीं बांटे जा रहे।
आपको यही इतराज है ना कि आज काजी फायद उमर अताब बंदियाल साहब जो मर्सिडीज गाड़ी भेजते थे आपको जेल से लाने के लिए, आज काजी फायद ईसा साहब वो गुड टू सी वाली मर्सिडीज गाड़ी नहीं भेज रहे। आप काजी फायद ईसा का क्या कसूर है कि ना वो गुड टू सी यू कह रहे हैं ना मर्सिडीज गाड़ी भेज रहा है? काजी साहब का कसूर ये है कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं एक्सटेंशन में उनके साथ। नहीं गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट कर रहे, आईनी अदालत को सपोर्ट। वो गुड टू सी यू नहीं कह रहे, इसलिए गो काजी गो के नारे लगे। वो गुड टू सी यू नहीं, मतलब इस मुल्क में जो चीफ जस्टिस गुड टू सी यू नहीं कहेगा बानी पीटीआई को, जो चीफ जस्टिस उनको मर्सिडीज गाड़ी नहीं भेजेगा, उसके खिलाफ नारे लगवाए जाएंगे। नहीं मौलाना साहब इतराज उठा रहे हैं ना, नहीं उसकी तस्लील की जाएगी क्योंकि वो गो टू सी यू नहीं कहता, वो मर्सिडीज गाड़ी नहीं भेजता, वो सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट नहीं देता, वो आपके लिए रातों को अदालतें नहीं खोलता और उन अदालतों को रातों को 11 बजे खोलकर आपको रिहा नहीं कराता। ये कसूर है ना काजी फायद ईसा का, और तो मुझे कोई कसूर नहीं नजर आता काजी फायद ईसा का। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं मुजम्मिल साहब। ब्रेक से वापस आने के बाद शिवली फराज साहब की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपके सामने रखेंगे, और मजीद टॉपिक्स भी हैं उन पर भी हम बात करेंगे। रावलपिंडी जलसा जो कि होना था वो नहीं हो सका, क्यों बानी पीटीआई की तरफ से यू टर्न लिया गया, इस पर भी बात होगी। फयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और रावलपिंडी में जो जलसा 28 सितंबर को करना था तहरीक इंसाफ ने, वो जलसा मनसूख कर दिया गया है और वो नहीं होगा। जो दरख्वास्त अदालत में दे दी गई थी वो जो दरख्वास्त है वो भी वापस ले ली गई। आखिर क्यों एक यू टर्न लेना पड़ा तहरीक इंसाफ को, इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें भी ये जिक्र किया गया। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, क्या वजूहात हो सकती हैं कि रावलपिंडी का जो जलसा है वो तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एहतजाज लेकिन ज़रूर होगा पिंडी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर 8 सितंबर का जलसा इस्लामाबाद में जब फ्लॉप हुआ, उसके बाद लाहौर का जलसा बुरी तरह फ्लॉप हुआ, तो उसके बाद ये इस नतीजे पे पहुंच गए। अपनी तरफ से तो इन्होंने जोशो खरोश में आके जनाब बानी तहरीक इंसाफ ने ऐलान तो कर दिया था, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज़ से बाखबर हुए और जब पार्टी के रहनुमाओं ने हाथ जोड़ के कहा कि भाईजान अल्लाह हाफिज, सानू जनाब बख्शो, इसके ऊपर ना मैं एक छोटा सा आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं। एक बंदा था, उसकी नई नई शादी हुई तो साल बाद उसका बच्चा पैदा हुआ, उसने नाम रखा रहमत लाई। अगले साल दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसने अपने माँ बाप दोनों मियाँ बीवी ने अपने अपने बुलाए, उससे कहा जी कि अब आप इसका कोई नाम तजवीज़ करें। उन्होंने उसका नाम रख दिया किफ़ायत लाई। तीसरे साल तीसरा बच्चा हुआ, उन्होंने फिर अपने अपने माँ बाप को बुलाया, उनको कहा कि अब इसका नाम रखें। उन्होंने जनाब उसका नाम रख दिया फयाज लाई। और चौथे साल चौथा बच्चा हुआ तो दोनों मियाँ बीवी ने अपने अपने माँ बाप बहन भाइयों को बुलाया और कहा जी हमारी ख्वाहिश है कि इसका नाम आप अपने खुद जनाब मुंह मुबारक से रखें। तो सारों ने हाथ जोड़ के कहा कि इसका नाम रखो बसकर लाई। समझ गया ना? नहीं चौहान साहब एक मिनट। चौहान साहब, अब जो कल पिंडी में एहतजाज है लियाकत बाग के ऊपर, देखें वो रैली निकालना चाहेंगे जलसे की बजाय। उनका ख्याल है कि अगर आप जलसे के लिए टाइमिंग देते हैं गलत और वो उतने में जलसा नहीं पूरा होता, आप पर्चे दर्ज करते हैं। अगर कल लियाकत बाग पे लोग इकट्ठे होकर पिंडी की सड़कों पर रैली निकालते हैं तो वो जलसे से ज़्यादा ताकतवर शो होगा। मैं समझता हूँ इट्स अ गुड पॉलिटिकल मूव। मुजम्मिल साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि रावलपिंडी की आवाम हो या पाकिस्तान की आवाम हो, इस वक्त किसी की दिलचस्पी जो है वो नकद कोका के ऊपर नाचने की नहीं है। ये सिर्फ कारकुनान की हद तक है पीटीआई की, और वो भी बुरी तरह थक चुके हैं। फयाज साहब, 8 सितंबर को भी कितने कल एहतजाज में कितने लोग आ जाएंगे? रैली में कितने लोग? 10,000 तो आ ही जाएंगे। मेरी बात पूरी कंप्लीट सुन ले। 9 मई के जो इनके पीक का टाइम था, इनकी तरफ से इनकलाब और हकीकत में नाकाम बगावत वाले दिन गैलप सर्वे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान से 52,730 लोग निकले थे। जब 9 मई को टोटल इतने लोग निकले, भाईजान इनके जो जलसे नाकाम हो रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यह है, पहले पीछे जनरल फैज हमीद नेटवर्क होता था जिसमें जनरल से लेके रिटायर्ड, ब्रिगेडियर से लेके रिटायर्ड, कर्नल से लेके रिटायर्ड, मेजर रिटायर्ड,
वो आपके सैकड़ों रिटायर्ड अफसरान का एक नेटवर्क था और उनका डायरेक्ट ताल्लुक जनाब बैरूनी जनाब ताकतों के साथ और सोशल मीडिया की इनकी टीम के साथ, ये एक मजबूत नेटवर्क के जरिए से सारी चीजें चलती थी। अब वो सारे का सारा खत्म हो गया। अब आप जनाब 5 से 7 हजार का जलसा करते हैं, वो बहुत बड़ा जलसा आपको मगरिब के बाद महसूस होता है। आपने यही जलसा 8 सितंबर को किया, यही आपने 21 सितंबर को किया। वो इससे ज्यादा चौहान साहब, अगर 10,000 लोगों की रैली निकाली जाए तो वो जलसे से की निस्बत तो बड़ा इम्पैक्ट देगी ना। 10,000 की रैली पूरा पिंडी चौक कर देगी, सड़कें जाम हो जाएंगी, लोग खड़े हो जाएंगे 10,000 की रैली में, तो फिर कमाल जश्न लग जाएगा ना। अगर कल 10,000 की रैली आपके मुताबिक पिंडी में निकल आए। 8 फरवरी 2024 तक मुजम्मल सहर वर्दी साहब और आपकी को एंकर साहिबा, आपके जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम की इत्तला के लिए अर्ज है कि 10 अप्रैल 2022 से लेके 8 फरवरी 2024 तक नकदा कोका के ऊपर जितनी तहरीक चली, उसकी बुनियादी वजह महंगाई थी। वो महंगाई भी जो है वो 2 वजूहात की वजह से नकदा कोका ही लेके आया था। एक IMF के साथ आपका मुआहिदा तोड़ के, और दूसरा डिफॉल्ट की गजल पढ़ के पाकिस्तान को महंगाई ज़्यादा किया गया। अब पिछले 8 महीनों से 8 फरवरी के बाद महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई और आपका 58 रुपया पेट्रोल सस्ता हो गया। आपकी इकॉनमी अपने पांव पे खड़ी होगी। अब पाकिस्तान की आवाम को इस नकद कोके के ऊपर नाचने की कोई तवज्जो नहीं है। ठीक है, फयाजुल हसन चौहान साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। एक मिनट चौहान साहब, पिंडी में तहरीक इंसाफ की सियासत हमने आपको आज इसीलिए लिया, एक आपके पास रही और एक शेख रशीद के पास रही। अब आप दोनों तो PTI के साथ नहीं हैं, लेकिन जो PTI की अब पिंडी की क़यादत है, जिनमें राजा बिशारत वगैरह और दूसरे लोग शामिल हैं, वो कल एक अगर साइजेबल रैली निकाल लेते हैं तो उसका पिंडी में बहुत इम्पैक्ट होगा और GHQ में भी इम्पैक्ट होगा। आप बताएं क्या इम्पैक्ट होगा, चले बताएं। उससे जनाब आपकी जनाब जेल की सलाखें टूट जाएंगी, उस पे आपके नकदा कोका जनाब वो बाहर आ जाएंगे। उससे जनाब आपकी बानी तहरीक इंसाफ की जनाब तोशा खाना 3 वाला केस जो है ना वो जमी बोस हो जाएगा। उस पे जनाब तोशा खाना 2 वाला केस जमी बोस हो जाएगा। उससे आपका तोशा खाना नंबर 1 वाला केस जनाब धमरधूस हो जाएगा। उससे आपकी जनाब 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो जनाब तहते हो जाएगा। लेकिन ये जो आपके मिलिट्री कोर्ट्स पे केस चलने लगे हैं वो सारे के सारे जनाब बिल्कुल धड़म तख्ता हो जाएंगे। खुदा का वास्ता, आप सुन, एक मिनट तसल्ली सुनिएगा, बीच में टोकिएगा ना। मुजम्मिल साहब, आपके नकदा कोका को अगर कोई रिलीफ मिलना है तो वो पॉलिटिकल डायलॉग से मिलना है। सारी उम्र सियासत के अंदर गुजरी है और अल्लाह पाक के फजलो करम से बरे सगीर से लेके पाकिस्तान से लेके दुनिया की तमाम इनकलाबात और तहजीबों को और सियासत को पढ़ा है। अगर बानी तहरीक इंसाफ से कोई रिलीफ लेना है तो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहते हुए उन्हें डायलॉग करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी साहब से, फयाज साहब, सियासत तो अवाम की ताकत से की जाती है, सियासत इस तरह डायलॉग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं की जाती है। और पाकिस्तान में सियासत एस्टैब्लिशमेंट के जोर पर जिस तरह से होती है, थोड़ा आप ही को थोड़ा करेक्ट कर दूं, आप ये कह रहे हैं कि जो 2 जलसे थे वो कामयाब नहीं थे, तो 8 सितंबर के जलसे में पूरे इस्लामाबाद में 900 कंटेनर लगा के अवाम का रास्ता रोकना क्यों पड़ा? लाहौर में मीनारे पाकिस्तान में जलसे की इजाजत दे देते, बिजली बंद करने की नौबत क्यों पेश आई? आप कह रहे हैं फ्लॉप के जलसे। सियासत में मैंने सियासी 324 भी काटा हुआ है, 6 महीने अडयाला जेल में। मैंने सियासी 302 भी काटा हुआ है। मैंने 45 दफा जेल काटी हुई है। मुझे आप ये ना बताओ कि ये कंटेनर लगते हैं या फलां। हर पॉलिटिकल पार्टी जब इक्तदार में होती है तो वो यही करती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो यही भुगतती है। और ये कंटेनर पहली दफा नहीं लगे, ये आपकी रोक टोक पहली दफा नहीं हो रही। अगर आप इनकलाब के दावेदार हैं, अगर आप कहते हैं जी कि 90% अवाम पाकिस्तान की जनाब बानी तहरीक इंसाफ के साथ नकद कोके के ऊपर नाच रही है, तो मैं कहता हूँ वो सारे के सारे अडयाला जेल पहुंच के जबरदस्ती वहां से उठा के ले आए। ये सारा सोशल मीडिया का ड्रामा है, ये सारा सोशल मीडिया की जनाब सारी जनाब चोर बाजारी है। अच्छा नहीं, अब मैं आप ये बताएं, कल पिंडी में रैली तो निकलेगी ना? कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। नहीं, लियाकत 4000 रैलियां निकाल लें। नहीं, रैली निकल, 4000 मैं ये पूछ रहा हूँ कल रैली निकलेगी या नहीं? रैली निकलेगी या नहीं? रैली निकलेगी ना कल? कल रैली निकलेगी या नहीं? रैली निकालो,
लोग भी निकलेंगे, भाई निकले। फयाज साहब मान ले, लोग भी निकलेंगे। हाँ, रैली तो कल भाई लोग क्यों निकले? लोगों को अपने घर की पड़ी है, लोगों ने अपने घर चलाना है, लोगों को सुकून के साथ एक हुकूमत एक अच्छे तरीके से महंगाई कम कर रही है। हर 15 दिन बाद पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डॉलर की कीमत नीचे आ रही है। फयाज साहब पता नहीं ये महंगाई मैशत आपकी डिक्शनरी में शायद ठीक हो रही है, पाकिस्तान में तो हर आदमी के, आवाम आदमी के जो हालात है वो तो ठीक नहीं हो रहे, मेरे ख्याल से आपके जरूर ठीक हो गए। हमें तो अभी भी महंगाई जो है उतनी ही परेशान कर रही है जितनी कुछ अरसे पहले तक। प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी मत करो, प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी मत करो। इस चीज को मानो कि जो आज से 8 महीने पहले पाकिस्तान के हालात रहे हैं, 2.5-3 साल 5 साल, जो बानी तहरीक इंसाफ के दौर में हम आपसे मईशत पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते, हम आपसे कल की रैली का पूछना चाहते हैं। आप पिंडी में सियासत करते हैं, पिंडी की नब्ज आपको पता है, कल रैली में कितने लोग होंगे? मैं कहता हूँ 10 लाख भी आ जाए, बानी तहरीक इंसाफ जना जेल से बाहर नहीं आता। नहीं, पर 10 लाख आ जाए, सारे चौधरी मर जाए, फैसला कहीं और हो चुका है ना, सारे चौधरी मर जाए, वो नहीं बढ़ना जाना। नंबरदार वो उसी वक्त बनेगा जब वो सियासी डायलॉग करेगा। नंबरदार वो उसी वक्त बनेगा जब वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के प्रॉपर तरीके से गिवन। अच्छा, आप ये वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जलसा मुलतवी किया गया है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पिंडी में जलसा नहीं चाहती थी, उनके घर में आके आप जलसा करते हैं, उन्होंने कहा पिंडी में जलसा ना करें। क्या था, हमने 2 रैलियां की थी ना, आखिरी 9 मई से पहले जो 1 मई को और 6 मई को रैलियां हुई थी, क्या उखाड़ लिया था? जब लहक लहक के नारे मारते थे, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, उसने समझाया बाप तक ना जाओ। फिर उसने ऐसा समझाया कि 2.5 साल से समझ नहीं आ रही अब इनको कि कहना क्या है करना क्या है, ठीक है ना? तो भाई जितनी मर्जी रैलियां कर ले, सियासी डायलॉग करना पड़ेगा। मुजम्मल भाई और जनाब को जी फैज साहब, सियासी डायलॉग ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि वाकई पाकिस्तान की जो सियासत है वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं है। अगर वक्त वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। चौहान साहब ये बात तो मानिए कि कल रैली निकलेगी, फिगर पे जरूर इख्तलाफ, मैंने उनसे बार बार फिगर पूछना चाहा, लेकिन कहते हैं 10 लाख लोग भी निकल आए। इसका मतलब वो पिंडी में सियासत करते हैं, उन्हें पिंडी की नब्ज पता है। इसका मतलब है कल रैली निकलेगी, इसका मतलब है कल लियाकत बाग पर क्या लोग इकट्ठे होंगे। देखिए कल पीटीआई का एक टेस्ट है, आप ये समझें। देखिए ना, जलसा वो कहते हैं हुकूमत इजाजत नहीं देती, जलसा का टाइमिंग का इशू है, जलसे का ये इशू है। अगर तो कल लियाकत बाग से एक बड़ी रैली वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो किसी शहर में जलसा नहीं करेंगे, रैली क्या करेंगे? 6 घंटे चले, 8 घंटे चले, ये भी एक लोग गाड़ियों में लेकर निकल आएंगे, अपने झंडे लेके निकल आए, चल रहे हैं, साथ एक ट्रक चल रहा है, पूरे शहर का चक्कर लगाएं, इजाजत की जरूरत भी नहीं है, और पूरे शहर का चक्कर लगाएं, उसकी बिजली भी बंद नहीं हो, आज के बिजली भी बंद नहीं होगी। तो कल ये जो स्ट्रेटेजी चेंज की है पीटीआई ने, ये अब गवर्नमेंट का और उनका अब ये देखना है कि कल रैली के लिए भी कंटेनर लगाएंगे। बड़ी बात है। अच्छा, आप मेरी बात में लगाते हैं, क्या कल रैली के लिए भी पकड़ दकड़ होगी पिंडी में? क्या रैली पे भी 144 होगा? रैली को कैसे रोका जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये जो जलसा टू रैली शिफ्ट है, ये एक पॉलिटिकल मूव है पीटीआई का, इंटेलिजेंट मूव है, एक स्ट्रैटेजी है। ये तो अब कल पता लगेगा। मूव कईयों के ख्याल में 9 मई इंटेलिजेंट मूव थी, कईयों ने कहा 9 मई डिबैकल है, इससे बड़ी जहालत हो ही नहीं सकती थी। देखिए, मूव का रिजल्ट उसके इंटेलिजेंट और जहालत का फैसला करता है। अगर कल 2000 बंदा गिरफ्तार हो गया, पर्चे हो गए, तो इसलिए कल को हो गया, तो ये तो अब कल पता लगेगा कि फ्रॉम जो शिफ्ट है फ्रॉम जलसा टू रैली, इसके नताइज क्या हैं और इसके पॉलिटिकल फायदे क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट बात है जो कल पिंडी के जलसे। अच्छा, जो कल पिंडी की रैली है ना, वो फिर जो आगे मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की बात है ना, उसकी टोन भी सेट कर देगी 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को अगर तो पाकिस्तान में जलसा, और वो मेरी इत्तलात ये है कि गवर्नमेंट अब 5 अक्टूबर को इजाजत देने के मूड में नहीं है। मियां वाली में भी जलसा था, वो तो खत्म करके आप पिंडी ले गए। अब आपने पिंडी में भी जलसा खत्म करके रैली कर ली, हो सकता है ये भी अब आप 5 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान जलसा करना चाहते हैं, जिसकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देना चाहती, पंजाब गवर्नमेंट। तो क्या अब आप गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर मीनारे पाकिस्तान खोल कर जलसा कर लेंगे? मुझे नहीं लगता। वैसे भी गंडापुर साहब अब कल रैली में तो नहीं आ रहे,
जो पिंडी की है, और क्या 5 अक्टूबर के लिए उनके पिछले जलसे में उनके ऊपर वो FIR दर्ज हो गई हुई है। तो अब वो दोबारा पंजाब आते हैं या नहीं आते। अब आप देखें ना, जब भी रैली या एहतजाज होता है शेर अफजल मरवत साहब को कोरोना हो जाता है। नहीं, अब तो वो ठीक थे। नहीं, आज फिर उन्होंने कहा मैं ठीक था, वो जलसा चूंकि नहीं हुआ तो अब उन्होंने कहा मुझे फिर आज हमारी टीम ने राब्ता किया, उनको रात से फिर बुखार है। अच्छा, आप समझे क्या वजह है इस बुखार के पीछे? वो वैसे वो परसों कोहसार मार्केट फिर रहे थे, लेकिन आज उनको फिर बुखार हो गया और कल वो शायद उनका जिस्म टूट रहा है और वो कल रैली में दोबारा शिरकत नहीं कर सकेंगे। तकरीर गंडापुर साहब की थी जो कि वो भी पहुंच नहीं सके थे और उमर अयूब भी नहीं पहुंच सके थे, शेर अफजल मरवत साहब, तो असद कैसर भी नहीं पहुंच सके थे। तो अब मेरा ख्याल है कि कल पिंडी में रैली की क़यादत कौन करेगा? सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मौजूद थे, हालांकि हामिद खान मौजूद नहीं थे। हाँ जी, जिनकी वकला सियासत है PTI की, हामिद खान साहब आज मौजूद नहीं थे। रऊफ हसन साहब नहीं थे मेरे ख्याल से। रऊफ हसन साहब को तो हटा दिया, उनकी जगह शेख वकास अकरम आ गए ना, लेकिन फिर भी उनको होना तो चाहिए था। नहीं, अब आप देखें, आप एक हटा भी दें और फिर होना भी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? तो काम जो तकारीर की गई शोएब शाहीन की तरफ से और इसके अलावा जो दीगर लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से भी की गई, वो तकारीर जो थी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सख्त किस्म की तकारीर थी। नहीं, अब बात तकरीरों से आगे चली गई। आपने इतना कुछ कह लिया। नहीं, उन्होंने कहा हम होने ही नहीं देंगे, ये आईनी तरमीम की जितनी कोशिश ये कर रहे हैं, ये हम होने ही ना देने के लिए तो 50,000 वकील सुप्रीम कोर्ट के बाहर होना चाहिए था। वो वकला तहरीक के भी कॉल देंगे ना, वकील होने चाहिए थे ना, नहीं थे। देखें, वो तमाम वकला के नुमाइंदे वहाँ मौजूद होने चाहिए थे। हामिद खान को होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को होना चाहिए था, बारों के सदूर को होना चाहिए था। वो सब तो गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं, मुसवदा फाइनल कर रहे हैं। ये एहतजाज कौन कर रहा है? तो मेरे ख्याल में ये जो वकला तहरीक, देखें तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी, आपको पता है बांग्लादेश के बाद स्टूडेंट तहरीक चलाने की कोशिश की गई, यकदम इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन आ गया और उन्होंने कहा अब हम बांग्लादेश के तर्ज पे स्टूडेंट्स को निकालेंगे, लेकिन नहीं निकले ना। आपने सोचा कि हम महंगाई पे चला लेंगे, नहीं चले। आप वकला तहरीक चलाने की भी 3-4 कोशिशें कर चुके हैं, ये को 5वीं कोशिश है। ये पहली 4 भी नाकाम हुई हैं, ये भी नाकाम हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो वकला की अक्सरियत है वो दूसरी तरफ है, वो आजम नजीर तारड़ वगैरह के साथ, हसन भून वगैरह, चंद लोग हैं। नहीं, बारे उन्होंने जीत। देखिए सुप्रीम कोर्ट बार नहीं, देखें जो बार्स के इलेक्शन है, देखें बार्स के इलेक्शन फॉर्म 45-47 के नहीं होते, वो ठीक होते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट बार इस वक्त उनके पास है, बड़ी बार्स उनके पास है, लेकिन इख्तिलाफ राय है, वकला के भी ग्रुप्स हैं। नहीं, पर जो जीतता है वो बड़ा ग्रुप है ना जी, कि वो जो हारता है वो छोटा ग्रुप है। अगर जीतने वाले सारे ग्रुप उनके साथ हैं तो इसका मतलब अक्सरियत उनके साथ है। ये तो कंफ्यूजन है कि सारे ग्रुप्स उनके साथ हैं या नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल सौरवर्दी इस टाइम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और अब बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से करेंगे, जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से उन्होंने ख़िताब भी किया है। फ़लस्तीन का मामला भी जो है उठाया अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी की हैं, इस पर भी बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब कैसे देख रहे हैं आज का खिताब? तो एक तरफ, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के मौके पर पाकिस्तान के पूरे डेलीगेशन ने वॉकआउट किया है UN जनरल असम्बली से, और उन्होंने इसराइली प्राइम मिनिस्टर का खिताब सुनने से इनकार किया, Which is good gesture। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर दिया। एक तो जो वज़ीर आज़म का खिताब था, यूजुअली जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिताब होते हैं उनमें पहला टॉपिक कश्मीर होता है, लेकिन वज़ीर आज़म ने पहला टॉपिक इसराइल लिया, लेबनान, फ़लस्तीन और इसराइली जहारियत पर तफसील से बात की। और उसके बाद जब इसराइली प्राइम मिनिस्टर का खिताब था उसका भी बाइकाट किया गया। तो मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने इसराइल के हवाले से अपनी पॉलिसी वज़ीर आज़म की तकरीर में भी वाज़े हो गई और फिर इस वॉकआउट से भी वाज़े हो गई। अब वज़ीर आज़म की तकरीर को अगर हम देखें तो उसमें एक तो इसराइली जहारियत की मज़म्मत थी और फौरी तौर पर पीस
और सीज़ फायर और पैलेस्टाइन की रियासत और कि फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का फुल मेंबर फौरी तौर पर बनाया जाए, और वो जो स्टेटेड पोजीशन है वो सारी थी। फिर कश्मीर पर सारी तफसील से बात की उन्होंने, और भारत के लिए क्लियर मैसेज था आज हमारे वज़ीर इसके लिए क्लियर मैसेज था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी भारतीय जो क़यादत है वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करती है कि अब हमने आज़ाद कश्मीर पर हमला करना है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देगा अगर ऐसा कुछ हुआ, और भारत को उन्होंने कहा कि भारत के ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल होगा। फिर क्लाइमेट चेंज पर बात थी और उस सारे पर, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि सी पैक पर भी बात थी। हाँ जी। अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्लियर करते हैं यूएन जनरल असेंबली में, तो अगर फॉरेन पॉलिसी के देखा जाए तो आपने इसराइल के हवाले से अपनी फॉरेन पॉलिसी क्लियर की, आपने कश्मीर के हवाले से अपनी फॉरेन पॉलिसी क्लियर की, आपने उसके बाद चाइना के हवाले से भी अपनी, और सी पैक पर भी फॉरेन पॉलिसी क्लियर की। यूएन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सी पैक के सेकंड फेज़ की बात की, और इसका मतलब है कि आप किसी पे चाइना के हवाले से अपने किसी दबाव में नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि IMF का जो अब ये 7 बिलियन का मिल रहा है वो इस शर्त पे मिल रहा है कि आपने सी पैक को रोल बैक करना है। सैलाब की जो सूरत हाल पाकिस्तान में 2 साल पहले रही, वो भी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यूएन के खिताब में सी पैक का जिक्र करके इन तमाम के आसराइयों को भी ख़त्म किया कि कोई सी पैक रोल बैक हो रहा है या हमने IMF किसी ऐसी शर्त पे लिया है। बाकी क्लाइमेट चेंज की बात हुई, दहशतगर्दी की बात हुई, और कितना नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से $130 अरब डॉलर का नुकसान सैलाब में, $150 अरब डॉलर का नुकसान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने में, और ये वो नुकसानात हैं जिनकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत है, इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके हवाले से भी हम अक्सर यूएन जनरल असेंबली में बात नहीं करते थे, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की वजह से या कुछ। लेकिन आज यूएन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे हमने वहाँ पर जो टेररिस्टों को पनाह दी जा रही है, TTP के हवाले से, फितना और ख्वारिज के हवाले से, फिर भी और वहाँ वुमेन और चिल्ड्रन राइट्स के हवाले से, देखिए शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में जो ख़वातीन की सूरत हाल है उस पर भी बात की, उनके हकूक़ की भी बात की, और उस पर बात की जो भी एक फॉरेन पॉलिसी का वो एक शिफ्ट नज़र आया कि अब हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल फोरम्स पर बात कर रहे हैं और उस टेररिज्म की बात कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा कि जो कर्ज़ों की मईशत है कि ये डेथ ट्रैप्स नहीं हैं, ये डेथ ट्रैप्स हैं, और मुल्कों को कर्ज़ों में जकड़ कर जो है इसके ऊपर उन्होंने बात की। तो पाकिस्तान दुनिया का जो फाइनेंशियल मॉडल है उनके ख्याल में वो ठीक नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है, और चैलेंजेस से हम निकले हैं। एक वो नज़म भी पढ़ी उन्होंने कि जब रास्ते मुश्किल हों और तब हो तो उम्मीद की किरण रहती है। ओवरऑल अगर प्राइम मिनिस्टर का ये अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर रहा। अगर हम इसको देखें ना, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से उनकी बात हुई, मुलाकात हुई, पैलेस्टीनियन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात हुई, बिल गेट्स से मुलाकात हुई, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बात हुई, ईरानियन प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, टर्किश के सदर से हुई, इराकी से हुई। बाकी जहाँ तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका में तो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि आगे अमेरिका के इलेक्शंस में क्या होना है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका की तो और बात है, लेकिन वैसे उनकी जो है हर एक से जो इम्पोर्टेंट, बांग्लादेश वाला बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। 11 मुलाकातें थी। 11 बांग्लादेश के जो इस वक्त चीफ एडवाइज़र हैं, जो हुक्मरान हैं, उनसे जो मुलाकात हुई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के तो ताल्लुकात बिल्कुल ना होने के बराबर थे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में हमें दोबारा गर्मजोशी नज़र आ रही है, तो वो भी नज़र आई तैयब एर्दोगान। तो मेरे ख्याल में काफ़ी ओवरऑल जो है उनका दौरा, अभी 2 दिन बाकी हैं, अभी 2 दिन बाकी हैं इस दौरे के, मजीद मुलाकातें होंगी, लेकिन उनका खिताब हो गया। और अब एक तरफ तो इसराइली अखबारात हैं जो कहते हैं कि मेरा मतलब है कौन आएगा तो हम पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आज तो पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात की बेहतरी का कोई इम्कान नहीं नज़र आया। मुझे नहीं नज़र आया कि कहीं से कोई दबाव था शहबाज शरीफ पर कि इसराइल से ताल्लुकात बनाने हैं, कहीं पर कोई दबाव था कि इसराइल, जिस तरह अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं, जिस तरह मतलब कहा जा रहा है सऊदी अरब की भी बातचीत है,
लेकिन शहबाज शरीफ की गुफ्तगू से लगा कि पाकिस्तान वहीं खड़ा है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा। उन्होंने अल-कुद्स का भी जिक्र किया और सारा किया फ़लस्तीन। तो मुझे लगा कि जो क्या सराई थी वो सारी उन्होंने ख़त्म करके दरिया बंद कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और हम इसराइल को किसी तरह कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुनने के लिए तैयार नहीं। कबूल करना तो बहुत दूर की बात है, ताल्लुकात बनाना, कोई ब्रेक थ्रू होना तो तब है ना जब आप उनकी तकरीर सुनने के लिए तैयार हों। आप यूएन जनरल असेंबली में उनकी तकरीर का बाइकआउट करते हैं तो फिर बाकी बातें तो पीछे कुछ ना रह गई। इसराइल के हवाले से, हाँ, इसराइल के हवाले से इस वक्त जब उन्होंने लेबनान पर हमले का भी जिक्र किया और उसकी भी मजम्मत की, तो ओवरऑल मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी तकरीर थी। और एज ए पाकिस्तान जो मुस्लिम ममालिक की वाहिद एटमी ताकत है, एक बड़ा मुल्क है मुस्लिम ममालिक का, उसके तौर पे उन्होंने हर वो मसले को वहाँ एड्रेस किया जो मुस्लिम दुनिया को है। और एज लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का ये खिताब देखा जा सकता है। और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात हुई, तो IMF का मुआहदा हो भी गया और अब तो कह रहे हैं 30 तारीख को $1 बिलियन आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल जिस खिताब का बहुत इंतजार था वो हो गया। और कोई कह रहा था उन्हें ये बात करनी चाहिए, कोई कह रहा था ये बात करनी चाहिए, जो चाह रहा था उन्हें क्या बात करनी चाहिए उन्होंने सारी बातें कर दी। अब वापस आएंगे और आगे बढ़ेंगे और फिर आईनी तरमीम के हवाले से देखेंगे। वापस आएंगे तो फिर आईनी तरमीम पे पाकिस्तान में बात हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। मुझे सना कहवान को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।